पहला प्रप एक पुनर्विचार। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिन नामों को हम बहुत गंभीरता से लेते आए हैं वे समय की रेत पर खेलते हुए बच्चों जैसे हैं। फ्रायड, युंग, एडलर, असाजियोली, उन्होंने कुछ सुंदर कंकड़ जरूर इकट्ठा किए हैं, रंगीन पत्थर, चमकदार अवधारणाएं। पर जब दृष्टि अंतिम सत्य की ओर जाती है तो स्पष्ट होता है कि ये हीरे नहीं हैं। ये खोजें आकर्षक हैं पर मूलतः प्रारंभिक हैं, अधूरी हैं। ये समझ धीरे धीरे खुलती है, जल्दबाजी में नहीं। कल्पना करो एक व्यक्ति बीमार है, उसका शरीर दुख रहा है, डॉक्टर की जरूरत है। फिर सोचो कोई व्यक्ति मानसिक उलझन में है, डर, स्मृतियां, दबी हुई इच्छाएं। यहां फ्रायड या युंग थोड़ी सहायता दे सकते हैं। लेकिन अब एक तीसरा दृश्य रखो। व्यक्ति ठीक ठाक दिखता है, उसका मन भी काम कर रहा है, फिर भी भीतर एक गहरी असंतुष्टि, एक अर्थहीनता, एक खालीपन है। यहां न डॉक्टर काम आता है न मनोचिकित्सक। ये बीमारी न शरीर की है न मन की, ये अस्तित्व की है। यहां एक मूल अंतर उभरता है। अस्तित्वगत पीड़ा आध्यात्मिक है, ये किसी हिस्से में नहीं पूरे में घटती है। और ये पूरा हिस्सों का जोड़ नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो हिस्सों को अपने भीतर समेटे हुए भी उनसे परे है। यही अतिक्रमण है, यही ट्रांसेंडेंस है। इस स्तर पर सपने क्या कर सकते हैं? अधिक से अधिक वे तुम्हें तुम्हारे अवचेतन से थोड़ा परिचित करा सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति रोज एक अजीब सपना देखता है। वो संकेतों से भरा है, प्रतीकों से। मनोविश्लेषक उसे समझाने में मदद कर सकता है। ये सपना क्या कह रहा है? अवचेतन चेतन से क्या संवाद कर रहा है? इससे व्यक्ति अपने भीतर के दो हिस्सों, चेतन और अवचेतन, के बीच की दूरी कुछ कम कर लेता है। विभाजन थोड़ा घटता है, एक सीमित सी एकता बनती है। ये बात युंग की इंडिविजुएशन की प्रक्रिया या आधुनिक न्यूरोसाइंस की आंतरिक एकीकरण की धारणाओं से मेल खाती हुई लग सकती है। पर यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये एकीकरण भी केवल मानसिक है। इससे व्यक्ति सामान्य हो जाता है और यहीं असहज सत्य सामने आता है। सामान्य होना कोई उपलब्धि नहीं है। सामान्य होने का अर्थ है तुम वैसे ही हो जैसे समाज चाहता है। इससे आगे कुछ नहीं घटा। अस्तित्व की गहराई ने तुम्हें स्पर्श नहीं किया। हां, तुम थोड़ा बेहतर पति बन सकते हो, थोड़ी बेहतर मां, थोड़ा बेहतर मित्र। समाज के लिए तुम अधिक अनुकूल हो जाओगे, पर यह थोड़ा ही रहेगा। तो प्रश्न यह है, क्या तुम सचमुच सिर्फ सामान्य होना चाहते हो, या उस पीड़ा से गुजरने को तैयार हो जो तुम्हें मन और शरीर से परे अस्तित्व के उस स्तर तक ले जाती है जहां कोई मनोविज्ञान काम नहीं आता? ये आत्म साक्षात्कार नहीं है। और जब युंग स्वप्न विश्लेषण के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की बात करता है तो वो अत्यंत भ्रामक बात कर रहा होता है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार तभी घटित होता है जब मन नहीं रह जाता। जहां मन शेष है वहां आत्म साक्षात्कार असंभव है। पश्चिम का कोई भी मनोविज्ञान मन से आगे नहीं जाता। यदि कभी कभार कोई व्यक्ति मन से परे जाता भी है, जैसे जेकब बोयमे, एकहार्ट या गुरजीएफ, तो वे वास्तव में पश्चिम के नहीं हैं। उनका जन्म भले ही पश्चिम में हुआ हो, पर उनकी दृष्टि, उनका जीवन बोध, उनकी समझ मूलतः पूर्व की है। और जब मैं पूर्व कहता हूं तो उसका अर्थ भूगोल नहीं है। मेरे लिए पूर्व और पश्चिम नक्शे पर खींची गई रेखाएं नहीं हैं, वे देखने के तरीके हैं। पश्चिम एक दृष्टिकोण है, पूर्व भी एक दृष्टिकोण है। पूर्व जब किसी वस्तु को देखता है तो वह समग्र को देखता है। पश्चिम जब देखता है तो वह अंश को देखता है। पश्चिमी दृष्टि विश्लेषणात्मक है, वह तोड़ती है, काटती है, अलग अलग करती है। पूर्वी दृष्टि संश्लेषणात्मक है, वह अनेक में एक को खोजती है। पश्चिम एक में अनेक को ढूंढने की चेष्टा करता है। इस विश्लेषण की क्षमता ने पश्चिम को अत्यंत कुशल बना दिया है। वह हर चीज को चीर फाड़ कर समझना चाहता है। यहां तक कि असाजियोली का साइकोसिंथेसिस भी वास्तविक संश्लेषण नहीं है, क्योंकि मूल दृष्टिकोण ही अनुपस्थित है। पहले फ्रायड और युंग ने समग्र को तोड़ा, उसे टुकड़ों में बांट दिया। अब असाजियोली उन टुकड़ों को किसी तरह जोड़ने की कोशिश कर रहा है। कल्पना करो एक जीवित मनुष्य को। वह जीवित है,
सांस ले रहा है। अब तुम उसे काट डालते हो, अंग अंग अलग कर देते हो। तुम बाद में उन अंगों को फिर से जोड़ भी दो, पर जीवन वापस नहीं आएगा। वह केवल एक लाश होगी। अंगों का जोड़ समग्र नहीं बनाता। यही हुआ है। फ्रायड और युंग ने जो किया, असाजियोली उसी पर पश्चाताप कर रहा है। वह हिस्सों को फिर से जोड़ रहा है, पर वहां कोई जीवन नहीं है, कोई जीवित एकता नहीं है। यह संश्लेषण नहीं है। समग्र को सीधे देखना पड़ता है। और समग्र कुछ ऐसा है जो हिस्सों से बिल्कुल भिन्न है। अब तो जीव विज्ञान और चिकित्सा भी इस सत्य को समझने लगे हैं। जब किसी मनुष्य से रक्त निकालकर प्रयोगशाला में जांचा जाता है, तो वो वही रक्त नहीं रह जाता जो शरीर में बह रहा था। शरीर के भीतर बहता हुआ रक्त जीवित होता है। वो एक समग्र प्रणाली का हिस्सा होता है। वो उतना ही जीवित होता है जितना हाथ या पैर। हाथ को काट दो, वो हाथ नहीं रहता। तो फिर रक्त कैसे वही रह सकता है जब उसे शरीर से अलग कर दिया जाए? प्रयोगशाला में तुम किसी और चीज की जांच कर रहे होते हो, जीवित रक्त की नहीं। जीवन एकता में ही अस्तित्व रखता है। पश्चिमी दृष्टिकोण उस एकता को तोड़कर हिस्सों में देखना चाहता है और फिर उन हिस्सों के माध्यम से समग्र को समझने की कोशिश करता है। ये चूक निश्चित है। चाहे असाजियोली जैसी कोई समझ बन ही जाए, वो एक लाश की तरह होगी, जुड़ी हुई पर जीवित नहीं। तो प्रश्न ये है, क्या तुम अब भी जीवन को टुकड़ों में काटकर समझने की इस सुविधा को ही सत्य मानते रहोगे, या उस समग्र दृष्टि के लिए तैयार हो जो तुम्हारी सारी बौद्धिक सुरक्षा को तोड़ देती है? फ्रॉयड और युंग ने स्वप्नों के साथ काम किया। अपने ढंग से ये पश्चिम के लिए एक बड़ी खोज थी, क्योंकि पश्चिमी चेतना लगभग 3000 वर्षों तक नींद और स्वप्नों को भूल ही चुकी थी। जैसे जीवन केवल जागृत अवस्था में ही घटता हो, ऐसा मान लिया गया था। जबकि जागृत समय तो जीवन का केवल 2/3 है। यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष जीता है, तो लगभग 20 वर्ष वो सोते हुए बिताता है। जीवन का एक पूरा तिहाई भाग स्वप्न और नींद में बीतता है। ये कोई छोटा सा कोना नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके। वहां कुछ घट रहा है, वह भी तुम्हारा ही हिस्सा है, और छोटा नहीं बल्कि बहुत गहरा और बड़ा हिस्सा। कल्पना करो एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने जीवन को केवल दिन के उजाले में मापता है। रात को वह जैसे अस्तित्वहीन मान लेता है। फिर कोई आता है और कहता है, तुम्हारी रातें भी तुम्हारी ही हैं, तुम्हारे स्वप्न भी तुम्हारी भाषा बोलते हैं। ये बात सुनकर जैसे पहली बार उसे एहसास होता है कि उसका जीवन कहीं अधिक विस्तृत है। फ्रॉयड और युंग ने यही किया। उन्होंने ये याद दिलाया कि मनुष्य को केवल उसके जागृत विचारों से नहीं, बल्कि उसके स्वप्नों और उसकी नींद से भी समझना होगा। इस दिशा में बहुत काम हुआ और वह उपयोगी भी रहा। लेकिन जहां युंग यह कहने लगता है कि यही आत्म साक्षात्कार की ओर एक मार्ग है, वहीं वह सीमा लांघ देता है। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहायक हो सकता है, पर मानसिक स्वास्थ्य और अस्तित्वगत स्वास्थ्य एक नहीं है। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है, मानसिक रूप से संतुलित हो सकता है, और फिर भी अस्तित्व की दृष्टि से पूरी तरह बीमार हो सकता है। वास्तव में जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ होते हैं, तभी पहली बार एक नई पीड़ा उभरती है। इससे पहले व्यक्ति शरीर की बीमारियों में उलझा रहता है, फिर मन की उलझनों में। वहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी सारी ऊर्जा वहीं खर्च हो जाती है। भीतर देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन जब शरीर ठीक चलने लगता है, मन शांत हो जाता है, तब अचानक भीतर एक खालीपन, एक बेचैनी, एक अज्ञात सा डर उभरता है। यही अस्तित्वगत चिंता है। तभी प्रश्न उठता है, इस सब का अर्थ क्या है? मैं यहां क्यों हूं? किस लिए? ये प्रश्न किसी बीमार व्यक्ति को नहीं सताता। वो तो अपनी बीमारी में व्यस्त है। पहले शरीर, फिर मन, और जब दोनों ठीक हो जाते हैं, तभी पहली बार वास्तविक संकट शुरू होता है। वो संकट आध्यात्मिक होता है। युंग जब अपनी विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान को आत्म साक्षात्कार का मार्ग कहता है, तो वो स्वयं नहीं जानता कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि वो स्वयं आत्म साक्षात्कृत व्यक्ति नहीं है। यदि तुम युंग के जीवन में गहराई से झांको या फ्रायड के जीवन को देखो, तो वे साधारण मनुष्य ही दिखाई देंगे। डर, क्रोध, महत्वाकांक्षा से भरे हुए। फ्रायड को उतना ही नहीं बल्कि साधारण मनुष्यों से भी अधिक क्रोध आता था। वो घृणा करता था, ईर्ष्यांग करता था। उसकी ईर्ष्या इतनी तीव्र होती थी कि कई बार वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता था। ये बार बार घटित हुआ। ईर्ष्या उसे इस हद तक हिला देती थी कि वो मूर्छा में चला जाता। और ऐसे व्यक्ति को आत्म साक्षात्कृत कहा जाए, फिर बुद्ध को कहां रखोगे? फ्रायड साधारण मानवीय महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ था। उसका मन राजनैतिक था। वो मनोविश्लेषण को एक आंदोलन बनाना चाहता था,
कम्युनिज्म की तरह, और उस पर अपना नियंत्रण रखना चाहता था। लेनिन या स्टालिन की तरह, बल्कि उनसे भी अधिक प्रभुत्व की चाह के साथ वो सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहता था। उसने युंग को अपना उत्तराधिकारी तक घोषित कर दिया। और युंग के चित्रों को देखो, जब भी मैं युंग की कोई तस्वीर देखता हूं, मैं उसे बहुत ध्यान से देखता हूं। चेहरे पर अहंकार साफ लिखा है। नाक, आंखें, चालाकी, क्रोध, महत्वाकांक्षा, हर बीमारी वहां मौजूद है। वो डर से भरा हुआ व्यक्ति था, भूत प्रेतों से डरता था, अत्यंत ईर्ष्यालु, प्रतिस्पर्धी, तर्क वितर्क में उलझा रहने वाला, झगड़ालू। पश्चिम वास्तव में ये नहीं जानता कि आत्म साक्षात्कार क्या है, इसलिए वहां कुछ भी आत्म साक्षात्कार कहलाने लगता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है एक ऐसी पूर्ण शांति जिसे कोई भी चीज विचलित न कर सके। जहां पूर्णशालता है, वहां स्वामित्व, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या कैसे टिक सकती है? जहां मन नहीं है, वहां प्रभुत्व की चाह कैसे होगी? आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अहंकार का पूर्ण लोप, और अहंकार के साथ ही सब कुछ गिर जाता है। तो प्रश्न ये है, क्या तुम अब भी मानसिक स्वास्थ्य को ही अंतिम मानकर संतुष्ट रहोगे, या उस गहन शून्य से मिलने का साहस करोगे जहां तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व, तुम्हारी सारी पहचान चुपचाप विलीन हो जाती है? स्मरण रखो, स्वप्नों की व्याख्या से अहंकार लुप्त नहीं होता। इसके विपरीत वो और अधिक सुदृढ़ हो सकता है। जब चेतन और अवचेतन के बीच की दूरी कम होती है, तो अहंकार को एक नई शक्ति मिल जाती है। मन जितना कम अशांत होता है, उतना ही अधिक शक्तिशाली हो जाता है, और उसी के साथ अहंकार को नया जीवन मिल जाता है। कल्पना करो एक ऐसे व्यक्ति की जिसके भीतर लगातार संघर्ष चल रहा है। चेतन कुछ चाहता है, अवचेतन कुछ और। ये खींचातानी उसे कमजोर बनाती है। अब मनोविश्लेषण आता है, स्वप्नों की व्याख्या करता है, दोनों के बीच पुल बनाता है। संघर्ष तम होता है, व्यक्ति राहत महसूस करता है, लेकिन इसी राहत में अहंकार और केंद्रित हो जाता है, और अधिक आत्मविश्वासी हो जाता है। ये उपचार नहीं है, ये सशक्तिकरण है अहंकार का। मनोविश्लेषण यही कर सकता है, अहंकार को अधिक जड़ित करना, अधिक स्थिर, अधिक आत्मविश्वासी बनाना। और इसमें संदेह नहीं कि ऐसा व्यक्ति संसार में पहले से बेहतर ढंग से जी सकेगा, क्योंकि संसार अहंकार में विश्वास करता है। वो संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा का मैदान है। महामजबूत अहंकार लाभदायक है। तुम कम घबराओगे, अधिक आत्मविश्वासी होगे, और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पहले से अधिक सहजता से पूरा कर सकोगे। लेकिन ये आत्म साक्षात्कार नहीं है, ये तो अहंकार साक्षात्कार है। अब तक का पूरा पश्चिमी मनोविज्ञान अहंकार से आगे नहीं बढ़ पाया है। वो अब भी इसी चिंता में है कि अहंकार को कैसे स्वस्थ बनाया जाए, कैसे सामान्य, कैसे समाज के अनुकूल। पूरा ढांचा ही अहंकार के इर्द गिर्द घूमता है। पूर्व यहां एक बिल्कुल अलग स्थान से देखता है। वो अहंकार को रोग मानता है। केवल अहंकार ही नहीं, पूरा मन ही रोग है। यहां कोई चुनाव नहीं है। चेतन और अवचेतन दोनों को जाना होगा, और जब जाना ही है तो उनकी व्याख्या में समय क्यों नष्ट किया जाए? जिसे छोड़ना है उसे समझने में ऊर्जा क्यों लगाई जाए? उसे गिरा दो। यही दृष्टियों का अंतर स्पष्ट होता है। पश्चिम चेतन और अवचेतन के बीच समझौता कराना चाहता है, अहंकार को मजबूत बनाना चाहता है, ताकि व्यक्ति समाज में और अपने भीतर अधिक समायोजित हो सके, दरार भर जाए, मन शांत हो जाए और जीवन आसान लगे। पूर्व मन को ही छोड़ देना चाहता है। प्रश्न समाज से तालमेल का नहीं है, प्रश्न अस्तित्व से तालमेल का है। यह चेतन और अवचेतन के बीच संतुलन का प्रश्न नहीं है, यह पूरे अस्तित्व की समग्र संगति का प्रश्न है। स्वप्न महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल बीमार व्यक्ति के लिए। वे बीमारी के लक्षण दिखाते हैं, पर उस व्यक्ति के बारे में तुम क्या कहोगे जो स्वप्न देखता ही नहीं? स्वप्न स्वयं में एक विकृति है। स्वप्न देखना ही रोग का संकेत है। बुद्ध कभी स्वप्न नहीं देखते थे। अब सोचो, फ्रॉयड बुद्ध के साथ क्या करता? वो क्या व्याख्या करता? वहां कुछ भी व्याख्या के लिए था ही नहीं। यदि फ्रॉयड बुद्ध के भीतर झांकता तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसका पूरा मनोविज्ञान वहां निरर्थक हो जाता। अमेरिका में एक व्यक्ति था जो दूसरों के विचार पढ़ने में अत्यंत दक्ष था। वो 100% सही होता था। तुम आंखें बंद करते, सोचते, और वो तुम्हारे विचारों को शब्दों में कह देते। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कला है।
विचार सूक्ष्म तरंगे हैं। यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त मौन और ग्रहणशील हो तो वो उन्हें पकड़ सकता है। एक मन प्रसारण करता है, दूसरा ग्रहण करता है। जब मेहर बाबा अमेरिका में थे तो किसी ने उस विचार पाठक को उनसे मिलने लाया। मेहर बाबा वर्षों से मौन में थे। वो व्यक्ति उनके सामने बैठा, आंखें बंद की, ध्यान किया बहुत देर तक। बीच बीच में आंखें खोलकर मेहर बाबा को देखता। समय बीतता गया, लोग घबरा गए। उन्होंने कहा, तुमने कभी इतना समय नहीं लिया? तो प्रश्न ये है, यदि तुम्हारे भीतर सचमुच मौन उतर आए, यदि मन ही न बचे, तो तुम्हारे बारे में कौन सा मनोविज्ञान बोलेगा? और क्या तुम उस मौन के लिए तैयार हो जहां व्याख्या करने वाला भी मिट जाता है? वो व्यक्ति बोला, अब क्या ही किया जाए, यह आदमी सोच ही नहीं रहा, यहां कोई विचार है ही नहीं। यदि फ्रायड या युंग बुद्ध से मिलते या यदि वे मेरे पास आते तो उन्हें ना कोई स्वप्न मिलता जिसकी व्याख्या की जा सके, ना कोई विचार जिसे पकड़ा जा सके। पूर्व स्पष्ट रूप से कहता है, स्वप्न देखना ही रोग है। ये कोई गहराई नहीं बल्कि एक विक्षोभ है। एक क्षण ठहर कर अपने अनुभव को देखो। जब भीतर सचमुच मौन उतरता है तो दिन में विचार मिट जाते हैं और रात में स्वप्न भी। विचार और स्वप्न दो अलग चीजें नहीं है, वे एक ही प्रक्रिया के दो रूप हैं। दिन में जागृत अवस्था में वही प्रक्रिया विचार बन जाती है, रात में नींद में वही प्रक्रिया स्वप्न बन जाती है। एक छोटी सी कहानी इस बात को और साफ कर देती है। बच्चे को शब्द समझ में नहीं आते, इसलिए किताबों में रंगीन चित्र होते हैं। पहले आम की बड़ी तस्वीर बनानी पड़ती है और नीचे छोटे अक्षरों में आम लिखना पड़ता है। बच्चा पहले चित्र को समझता है, फिर धीरे धीरे शब्द से जुड़ता है। बाद में चित्र की जरूरत नहीं रहती। आदिम मन भी ऐसे ही सोचता है चित्रों में। नींद में तुम वही आदिम हो जाते हो। पूरी सभ्यता, संस्कृति, समाज गायब हो जाता है। तुम समकालीन संसार का हिस्सा नहीं रहते। तुम गुफा में बैठा एक आदिम मनुष्य बन जाते हो। इसलिए अब चेतन चित्रों में सोचता है, क्योंकि वो कभी संस्कारित ही नहीं हुआ। इसलिए स्वप्न और विचार एक ही हैं। जब स्वप्न रुकते हैं, विचार रुकते हैं। जब विचार रुकते हैं, स्वप्न रुकते हैं। और पूर्व का पूरा प्रयास यही रहा है, इसे सुधारना नहीं, इसकी व्याख्या नहीं, बल्कि इसे पूरी तरह छोड़ देना। यहां दृष्टि का अंतर निर्णायक है। पूर्व ये नहीं पूछता कि मन को कैसे संतुलित किया जाए, कैसे समझाया जाए, कैसे समायोजित किया जाए। वो पूछता है, इसे गिराया कैसे जाए। और यदि इसे गिराया ही जा सकता है तो व्याख्या में समय क्यों गंवाया जाए? जो छोड़ना है उसे सजाने संवारने में ऊर्जा क्यों नष्ट की जाए? धीरे धीरे पश्चिम को भी यह समझ आएगी, क्योंकि अब ध्यान की विधियां वहां प्रवेश कर रही हैं। ध्यान स्वप्न और विचार दोनों को गिराने की प्रक्रिया है। पूरा मन तंत्र ही ढीला पड़ जाता है, और जब वो गिरता है तब एक ऐसा कल्याण प्रकट होता है जो मन का नहीं है। वो अवस्था अभी तुम्हारी कल्पना से भी बाहर है। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो कैसा होगा, जब न विचार होंगे, न स्वप्न होंगे, और केवल होना रह जाएगा। इसके सामने मनोविश्लेषण कितना थकाऊ लगता है। 3 वर्ष, 5 वर्ष केवल स्वप्नों की व्याख्या। ये प्रक्रिया न केवल उबाऊ है, बल्कि केवल कुछ ही लोग इसे वहन कर सकते हैं। और जो वहन कर भी लेते हैं, उन्हें मिलता क्या है? मेरे पास ऐसे अनेक लोग आए हैं जो वर्षों तक मनोविश्लेषण से गुजरे हैं। कुछ ने केवल स्वयं का विश्लेषण नहीं करवाया, दूसरों का भी किया, पर आत्म साक्षात्कार कहीं नहीं हुआ। वे जैसे थे वैसे ही रहे। अहंकार मिटा नहीं, उल्टे थोड़ा और ठोस हो गया, और अधिक मजबूत, और अस्तित्वगत बेचैनी वैसे ही बनी रही। तो प्रश्न अंततः ये है, क्या तुम मन को थोड़ा बेहतर ढंग से सजाकर उसी बेचैनी के साथ जीना चाहते हो, या उस साहस के लिए तैयार हो जहां मन को ही छोड़ देना पड़े और जहां छोड़ने के बाद पहली बार वास्तविक शांति प्रकट होती है? मैं फ्रॉयड और युंग को अधिक महत्व इसलिए नहीं देता क्योंकि मेरी दृष्टि इस पर टिकी है कि मन को कैसे गिराया जाए। मन को गिराया जा सकता है, और यह जितना लोग सोचते हैं उससे कहीं कम समय में। वास्तव में इसे गिराने के लिए किसी की सहायता भी अनिवार्य नहीं है। पूर्व ने इस तथ्य को लगभग 5000 वर्ष पहले ही छू लिया था। एक क्षण को सोचो, इतने लंबे समय में क्या ऐसा कुछ भी नया खोजा गया है जो पहले कभी जाना न गया हो? प्राचीन पूर्वीय ग्रंथों में स्वप्नों की व्याख्याएं मिलती हैं। व्याख्या वहां भी जानी गई थी, पर साथ ही एक और सत्य भी प्रकट हुआ कि मन की व्याख्या का कोई अंत नहीं है।
तुम एक स्वप्न समझते हो, मन 10 नए स्वप्न रच लेता है। यह निरंतर चलता रहता है। एक छोटी सी कथा इसे स्पष्ट कर देती है। कोई व्यक्ति एक जंगल में रास्ता खोज रहा है। हर मोड़ पर वह नक्शा बनाता जाता है, पेड़ों के निशान बनाता है, दिशाएं लिखता है, लेकिन जंगल फैलता ही चला जाता है। नक्शा कभी पूरा नहीं होता। मन भी ऐसा ही जंगल है, असीम, कल्पनाशील, रचनात्मक। तुम विश्लेषण करते जाओ, वह नए स्वप्न बुनता जाएगा। इसीलिए कोई भी मनोविश्लेषण कभी पूरा नहीं होता। 5 वर्ष बाद भी अधूरा रहता है। वास्तव में वह कभी पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन की स्वरचना जीवन के साथ चलती रहती है। उसका अंत या तो जीवन के अंत के साथ होता है, या फिर ध्यान के माध्यम से, जब तुम स्वयं छलांग लगाते हो और मन को मरने देते हो। यहाँ एक कठोर सत्य सामने आता है। मन के लिए विश्लेषण नहीं, मृत्यु चाहिए। और यदि मन की मृत्यु संभव है, तो उसका विश्लेषण करने का अर्थ ही क्या रह जाता है? विश्लेषण और आत्म साक्षात्कार 2 बिल्कुल भिन्न दिशाएं हैं। इसे स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। फ्रायड और युंग असाधारण बुद्धियां थे, पर भटके हुए। उन्होंने मन के बारे में बहुत कुछ खोजा, पर स्वयं उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर सके। और यही कसौटी होनी चाहिए। यदि मैं ध्यान की कोई विधि खोजूं और स्वयं ध्यानस्थ न हो सकूं, तो मेरी खोज का मूल्य क्या है? यही पूर्व और पश्चिम का अंतर और गहरा हो जाता है। पश्चिम कहता है, संभव है कि चिकित्सक स्वयं को न ठीक कर सके, पर तुम्हें ठीक कर सकता है। पूर्व कहता है, वैद्य पहले स्वयं को स्वस्थ करो, क्योंकि वही प्रमाण बनेगा कि तुम दूसरे की सहायता कर सकते हो या नहीं। पश्चिम में यह प्रश्न नहीं पूछा जाता। वहां विज्ञान को पूर्णतः वस्तुनिष्ठ माना गया है। व्यक्तिगत जीवन अप्रासंगिक है। भौतिक विज्ञान में यह चल सकता है, पर मनोविज्ञान में नहीं, क्योंकि मन स्वयं विषयगत है। वहां वस्तुनिष्ठता अकेली पर्याप्त नहीं है। युंग से पहला प्रश्न यही होना चाहिए था, क्या तुमने स्वयं को जाना है? वास्तव में वो अत्यंत अहंकारी व्यक्ति था। वह मानता था कि उसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है। वह भारत आने में भी हिचकिचाता रहा। एक बार आया, पर रमण महर्षि जैसे संत से मिलने तक नहीं गया। क्यों जाए? सीखने को उसके पास क्या था? वह तो सब जानता ही था। और यही विडंबना है। उसने कुछ स्वप्नों के टुकड़ों की व्याख्या की थी और समझ बैठा कि उसने जीवन को समझ लिया है। तो प्रश्न ये नहीं है कि मन कितना जाना गया, बल्कि यह है, क्या तुम अब भी मन के अनंत जंगल में नक्शे बनाते रहना चाहते हो, या उस छलांग के लिए तैयार हो जहां मन ही पीछे छूट जाता है? तुम स्वप्नों की व्याख्या करते चले जाते हो और धीरे धीरे ये मानने लगते हो कि स्वप्न ही वास्तविकता है। पूर्व का दृष्टिकोण ठीक उल्टा रहा है। हमने जीवन को देखा है बहुत गहराई से और पाया है कि स्वयं जीवन ही एक स्वप्न है। तुम सोचते हो कि स्वप्नों की व्याख्या करके तुमने यथार्थ को समझ लिया। यहां उल्टी बात घटती है। हमने यथार्थ को देखा और पाया कि वह भी स्वप्न स्वरूप है। इसलिए स्वप्नों को गंभीरता से लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। युंग की हिचक क्यों थी? पूर्व से उसका भय था, और यह भय निराधार नहीं था। पूर्व उसके लिए खतरनाक था, चूंकि वह उसकी अपनी समझ की वास्तविकता को उजागर कर देता कि वह झूठी थी। यदि वह रावण महर्षि के पास गया होता या किसी अन्य पूर्वीय मिस्टिक के पास, तो उसे तत्काल दिखाई पड़ जाता कि उसने जो कुछ पाया है वह कुछ भी नहीं है। वह मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा था, भीतर अभी प्रवेश भी नहीं किया था। पर पश्चिम में सब चलता है। बिना जाने, बिना अनुभव किए तुम किसी भी चीज को आत्म साक्षात्कार कह सकते हो। नाम देने की पूरी स्वतंत्रता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ कुछ और ही है। उसका अर्थ है अहंकार का पूर्ण लोप। आत्म तक पहुंचना नहीं, बल्कि निहि आत्म तक पहुंचना। एक ऐसी पूर्ण रिक्तता जहां मैं नहीं रह जाता। बूंद सागर में विलीन हो जाती है, अब केवल सागर है। फिर स्वप्न कौन देखेगा? वहां कौन बचा है जो स्वप्न देख सके? घर खाली है, कोई नहीं है। अब दूसरे प्रकर की ओर आओ। हां, संस्कृति, समाज, सभ्यता, ये सब धर्म के लिए बाहरी हैं। धर्म कोई सुधार नहीं है, वो एक क्रांति है। तुम्हारी सांस्कृतिक कंडीशनिंग के विरुद्ध क्रांति, तुम्हारी सामाजिक ट्रेनिंग के विरुद्ध क्रांति, तुम्हारे के पूरे जीवन ढांचे के विरुद्ध क्रांति। हर समाज धर्म के खिलाफ है। और मैं मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों की बात नहीं कर रहा। वे समाज की चालें हैं, धोखा देने के तरीके। वे धर्म के विकल्प हैं, धर्म नहीं। समाज कहता है धम चाहिए, आओ मंदिर में, चर्च में, गुरुद्वारे में। यहां पुजारी है, मौलवी है, पादरी है, वह तुम्हें धर्म सिखा देगा।
यह एक चाल है। समाज ने झूठे धर्म गढ़े हैं, ईसाइयत, हिंदू धर्म, जैन धर्म, लेकिन बुद्ध, महावीर, यीशु, मोहम्मद वे हमेशा समाज के बाहर होते हैं और समाज हमेशा उनसे लड़ता है। जब वे जीवित होते हैं, समाज उन्हें सताता है। जब वे मर जाते हैं, समाज उनकी पूजा शुरू कर देता है। तब मंदिर बनते हैं, लेकिन तब कुछ भी शेष नहीं रहता। वास्तविकता जा चुकी होती है, लो बुझ चुकी होती है। बुद्ध की मूर्ति में बुद्ध नहीं है। मंदिरों में तुम्हें समाज मिलेगा, संस्कृति मिलेगी, धर्म नहीं। तो धर्म है क्या? सबसे पहले धर्म एक व्यक्तिगत घटना है, वह सामाजिक नहीं है। उसमें तुम अकेले बढ़ते हो, समूह के साथ उसमें प्रवेश नहीं हो सकता। कोई तुम्हारे साथ समाधि में कैसे जाएगा? तुम्हारा सबसे निकटतम भी नहीं। भीतर जाते समय सब छूटता जाता है। समाज, संस्कृति, सभ्यता, सत्र, मित्र, प्रेमी, प्रिय, बच्चे, पत्नी, पति, सब। और एक क्षण ऐसा आता है जब तुम स्वयं भी छूट जाते हो। वहीं परिवर्तन घटता है, वहीं पुष्पण होता है, क्योंकि तुम भी तो समाज का ही हिस्सा हो। तुम्हारी पहचान हिंदू, मुसलमान, ईसाई, भारतीय, चीनी, जापानी, ये सब समाज ने दिया है। पहले दूसरे छूटते हैं, फिर निकट के लोग छूटते हैं, फिर तुम स्वयं तक आते हो और वो तुम भी समाज का ही उत्पाद होता है। प्रशिक्षित, कंडीशन्ड, निर्मित तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा मन, तुम्हारा अहंकार, वो भी मंदिर के बाहर ही छूटता है। तभी तुम अपनी पूर्ण एकांतता में प्रवेश करते हो और वहां न कोई है, न तुम स्वयं। तो अब प्रश्न ये नहीं है कि तुम किसकी व्याख्या कर रहे हो, स्वप्नों की या शास्त्रों की। प्रश्न ये है, क्या तुम उस बिंदु तक जाने का साहस रखते हो जहां न समाज बचे, न धर्म, न स्वप्न और अंततः न तुम स्वयं। धर्म निजी है और धर्म ही एकमात्र वास्तविक क्रांति है। बाकी सारी क्रांतियां केवल दिखावा है, छिद्र खेल, वास्तविक परिवर्तन नहीं। उल्टे इन्हीं झूठी क्रांतियों के कारण सच्ची क्रांति लगातार टलती रहती है। वे क्रांति नहीं, प्रतिक्रांति है। पूरा सुनने के लिए शुक्रिया। आप अगला वीडियो किस विषय पर सुनना चाहेंगे, कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।